सभी जानना चाहते हैं कि करीब 2 महीने बाद किसकी सरकार बनेगी और कौन बैठेगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे ताकतवर कुर्सी पर। पल पल बदलते देश के सियासी समीकरणों पर इंडिया न्यूज की बारीक नजर बनी हुई है और इसीलिए हम हर शुक्रवार को लेकर आते हैं हमारा खास सर्वे देश का मूड। ये सर्वे इंडिया न्यूज और पोलस्टेट का साझा प्रयास है। देश के वोटरों की नब्ज को पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं सर्वे के जरिए। हफ्ते के सबसे अहम सवाल इस सर्वे में उठाए जाते हैं, जैसे इस हफ्ते के सबसे ताजा मुद्दे थे बीजेपी का मैं भी चौकीदार कैंपेन और प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा। इन दोनों घटनाओं का वोटरों पर क्या और कितना असर पड़ा, ये आज हम आपको बताएंगे। साथ ही चुनाव से जुड़े बाकी अहम सवाल भी उठाएंगे। हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा जी और मुजफ्फर खान साहब जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है और साथ ही साथ आरएलडी पार्टी भी उनके साथ है और इसी महागठबंधन के बारे में हम उनसे बात करेंगे क्योंकि सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल प्रियंका गांधी का है जिनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का भी एक बेहद प्रमुख रोल हो जाता है इन चुनावों के अंदर। आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। इंडिया न्यूज पोल स्टेट सर्वे का पहला सवाल है कि प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा। 20.10% लोगों का मानना है कि इस यात्रा से कांग्रेस को यकीनन फायदा होगा। 17.90% लोगों को लगता है कि प्रियंका की इस यात्रा का थोड़ा फायदा तो कांग्रेस को होगा ही। 42.20% लोगों का मानना है कि प्रियंका की यात्रा का कांग्रेस को बिल्कुल फायदा नहीं होगा। हालांकि 19.80% लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। यानी सबसे ज्यादा 42.20% लोगों का मानना है कि प्रियंका की गंगा यात्रा का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। सीधे चलते हैं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, बहुमत में लोग ये मानते हैं 42%, यानी हमारे सर्वे में जो सवाल है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा लोग ये मानते हैं कि प्रियंका की गंगा यात्रा से, एक तो उन्होंने गंगा का सिंबल ही गलत चुना, अगर वो प्रयागराज से बनारस तक यात्रा करती हैं तो कम से कम इतना तो साफ होता है ना कि अब आप स्टीमर में गंगा में चल सकते हैं और सरकार का नमामि गंगे जो अभियान था वो एक तरह से सफल साबित हुआ है। इस पर तो मोहर लगा दी है प्रियंका गांधी ने। गंगा किसी पार्टी की तो नहीं है। नहीं, मैं कह ही नहीं रहा किसी पार्टी की, मैं तो कह रहा हूँ कि नमामि गंगे पर जो सवाल उठ रहे थे तो उस पर मोहर लगा दी। नहीं, सवाल तो आज भी कायम है कि अगर 20,000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई को लेकर सैंक्शन हुए और 5 साल में गंगा कहां तक 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके साफ हुई, ये जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है जिस पर आप अगर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अगर उस पर हम करें तो ज्यादा बेहतर है कि इन दौरे को लेकर अगर हम मानते हैं किसी एक पर्टिकुलर दौरा 3 दिन का हुआ और अगर 20% लोग बोल रहे हैं कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा, तो समझिए अगर और 5 दिन का दौरा होगा तो फिर क्या होगा। तो एक सिंबॉलिक होता है लोकतंत्र में, हर पार्टी के नेता को यह हक है कि वो जनता के बीच में जाए, अपने अपने तरीके से जाए। कोई जल मार्ग से जाता है, कोई वायु मार्ग से जाता है। तो बीजेपी के लोग ज्यादा आजकल वायु मार्ग से जा रहे हैं, हम लोग थल मार्ग से जा रहे हैं, जल मार्ग से जा रहे हैं। अपना अपना तरीका है, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर्पस ये होना चाहिए कि आप जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर आप उनकी समस्याओं को कितना रीड कर रहे हैं और फिर उससे कैसे उठाते हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव सर पर है और मैं समझता हूं सरकार में जो लोग होते हैं उन्हें अपने 5 साल के क्रियाकलापों का ब्यौरा देने की आवश्यकता पड़ती है। आपके कार्यों का मूल्यांकन जनता करेगी। अगर लोगों को लगे कि आपने बेहतर काम किया है तो स्वाभाविक लोग आपको फिर से वोट करेंगे और लोगों को लगेगा कि जो 5 साल पहले जो आपने वादे किए उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए, आप कुछ दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं, हर सप्ताह दूसरा मुद्दा ढूंढ लेते हैं, लोग निश्चित रूप से करिए, आप कितना ही प्रचार करिए, लोग आपको वोट नहीं करेंगे। मैं अगले सवाल की तरफ आऊंगा। खान साहब मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं। खान साहब, आपको नहीं लगता कि सपा और बसपा का जो कोर वोट है, निषाद है, मल्लाह है, छोटी जातियां हैं, उन इलाकों में गई थी और वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे भदोही की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे उससे जुड़ी मिर्जापुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पर बीएसपी का कोर वोट बैंक बसता है। तो आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी ने पहले बीजेपी पर हमला नहीं किया, एसपी बीएसपी पर हमला कर दिया? देखिए, आज जो बड़ा सवाल है देश के सामने वो यही है दीपक जी
कि कांग्रेस की जो लड़ाई है वो लड़ाई आखिर है किसके खिलाफ, ये समझना पड़ेगा आपको। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल से चुनाव लड़ रही है, बंगाल में आप चले जाइए ममता बनर्जी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां सपा बसपा मजबूत है जैसा कि आपने कहा वहां पर आप कोशिश कर रहे हैं। तो दरअसल कांग्रेस को ये तय करना होगा कि आप जो है देश में चुनाव, देश का चुनाव है और मोदी जी का चुनाव है, तो आप उनको हटाना चाहते हैं या जो विपक्षी दल के लोग हैं उनके खिलाफ आप खड़े हैं। तो हालांकि उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है और हम जो है पूरी तरह से आश्वस्त हैं चुनाव जीतने को लेकर के, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। नहीं, आर्थमेटिक स्तर, अंक गणित ऐसे नहीं चलता कि आपका वोट और उनका वोट मिलके एक बड़ा वोट बन जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर खान साहब, हम छोटे छोटे जवाबों तक रहते हैं और स्पेसिफिक जवाबों तक रहते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि शायद ये 3 दिन का कैंपेन था, अगर 5 दिन और कैंपेन हो जाता तो इसका फर्क पड़ता। लेकिन इन पूरे 3 दिन के दौरान प्रियंका गांधी जी ने कहीं पर भी गंगा का आचमन किया, और गंगा की शुद्धता अगर होती है तभी वो आचमन कर सकती हैं। लेकिन इन 3 दिन के दौरान उन्होंने गंगा की सफाई पर, नमामि गंगा अभियान पर, सरकार के 5 साल के एफर्ट पर, सरकार ने जो विदेशों में जाकर इसके बारे में कैंपेन किया था उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आपको नहीं लगता ये कांग्रेस की, प्रियंका गांधी की स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक है? नहीं, मैं इसे रणनीतिक भूल या चूक नहीं मानता। ये एक आरंभ था, हमारा एक प्रारंभिक दौरा था प्रियंका जी का, और उन्होंने जाकर वहां चीजों को महसूस करने की कोशिश की, और मैं समझता हूं ये अगले सप्ताह देखेंगे कि फिर हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये निरंतर चलता रहेगा। चूंकि होली था तो उन्हें अपने कार्यक्रम को बीच में रोकना आवश्यक था, होली में वापस परिवार के पास उनको आना था। हम आगे 1-2 दिनों में देखेंगे, फिर से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि जो सरकारें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठी हैं और जो सरकार ये दावा करती रही है कि हमने गंगा किनारे के लोगों के लिए ये कर दिया, मछुआरों के लिए वो कर दिया, गरीबों के लिए ये किया, पिछड़ों के लिए ये किया, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। उन्होंने कहा भी कि जो रिपोर्ट कार्ड जोगी जी ने वहां बताया है जनता को, धरातल में वो चीजें नहीं दिख रही हैं। तो सरकार के कथनी और करनी और जो उनके दावे हैं उसमें बड़ा फर्क है, जो प्रियंका जी ने महसूस किया और उसको उठाया। तो विपक्ष का काम है, अगर हम योगी जी के, मैं यही कह रहा हूं प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर योगी जी के बारे में तो बोल दिया, मोदी जी के बारे में बहुत कम कठोर शब्द बोले उन्होंने, बहुत कम कठोर शब्द बोले प्रियंका जी ने। नहीं, अब प्रियंका जी तो गाली गलौज करती नहीं है, कांग्रेस का वो संस्कार है नहीं। हम तो आलोचना भी शालीनता पूर्वक ही करते हैं, और तो गांधी परिवार की एक विरासत है, परंपरा है। प्रियंका जी ने अपने ढंग से सारगर्भित तरीके से ही बातों को रखती हैं, वो उसी ढंग से उन्होंने रखा कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, वादा खिलाफी किया, उनके वो यही वर्ड होते हैं। अब वो तुम तराम का करके और गाली गलौज करके ये तो भाषा उनकी है नहीं। तो शालीनता पूर्वक हम आलोचना करने में विश्वास करते हैं, और प्रियंका जी ने उस 3 दिनों में इन्हीं चीजों को रखा, हम आगे भी इसको करेंगे। ठीक है राजीव जेटली जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल, 5 साल में मोदी सरकार ने कई चीजों को किया और कई चीजों को नहीं किया। जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठने चाहिए वो था सरकार का नमामि गंगे योजना, क्योंकि उसमें उतना काम नहीं हुआ जिस तरह का प्रॉमिस किया गया था 2014 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और 5 साल मोदी जी ने, या 3-3.5 साल मोदी जी ने जो बातें कही उसके दौरान। लेकिन उसके बाद भी प्रियंका गांधी से वॉकओवर मिलना, इसको आप क्या अपने लिए राहत की खबर मानते हैं? देखिए, लगभग 42.5% आपका सर्वे दिखा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि बिल्कुल भी कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला। नहीं, मैं फायदे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरा तो बड़ा सीधा सवाल है, क्योंकि 42.5% के लोग का जो परसेंटेज है वो लोग देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस योजना पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाने थे, जिसमें सबसे कम काम हुआ है, उसी पर प्रियंका ने आपको वॉकओवर दे दिया, आप तो खुश होंगे?
प्रियंका जी ने अपना चेहरा देखा गंगा जी में, चेहरा देखने के बाद गंगा जी में उन्होंने गंगा जी का जल उठाया, उन्होंने देखा यही गंगा थी जो मेरे पूर्वज गंदी करके गए थे, जिसके अंदर बदलाव आया और ये गंगा साफ हो गई। मैं कह रहा हूँ नहीं, गंगा साफ हो गई, यही बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं गंगा साफ हो गई है, मैं केवल ये बता कैटेगोरिकल आप कह रहे हैं कि गंगा साफ हो गई है। मैंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह से साफ हो गई है, मैंने ये कहा कि जिस गंगा जल को उठाकर उन्होंने देखा होगा कि हमारे पूर्वज जिस गंगा को गंदा करके गए थे उसको देश के प्रधानमंत्री जी ने इस लायक बना दिया है ताकि मैं उसको उठा करके उसको चरणावत फिर बोल रहा हूँ, इस लायक बना दिया है। मैंने मैं आपको विगत बता सकता हूँ गंगा में, गंगा का पानी आचमन के लायक हरिद्वार से थोड़ा आगे चले जाओ नहीं रहा है। मैंने केवल इतना प्रियंका जी ने किया वो एक दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको एक टेक्निकल फैक्ट बता रहा हूँ जो एक हकीकत है आज और इसी साल का सर्वे है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरे आंकड़े सामने रखे हैं, कहां से सीवेज बंद करे हैं, कहां डंपिंग यार्ड बनाए हैं, कहां पे पानी जो गंगा में बहता था उसको बंद किया है, कौन सी योजनाएं लेकर के आए हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को कहा है कि कितने लेवल पे गंगा के अंदर जो पहले गंगा हुआ करती थी उसमें कितने लेवल का बदलाव आया है। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, उन्होंने भी इस आंकड़े को रखा है। वो अलग बात है, ठीक है। अब आज प्रियंका जी को जाना उसकी राजनीतिक वजह हो सकती है, पहले जब जाती थी वो माता जी के साथ मम्मी के साथ जाती थी प्रचार करने तब अलग वजहें होंगी, आज उनको जाना पड़ता है क्योंकि उनके पतिदेव फंसे हुए हैं, उनको राजनीति में अगर सक्रिय नहीं होंगी, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो उनके पति के ऊपर बुरे दिखाने वाले। राजनीति का केवल देखिए गंगा आप क्या कह रहे हो, पति को बचाने आई है, आप ये कह रहे हैं क्या? अगर ये है तो यही सवाल में प्रेमचंद मिश्रा जी बिल्कुल देखिए, और कोई वजह आपको क्या लगता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी मकान के अंदर पुराने मकान के ऊपर अगर पेंट कर देंगे तो वो मकान नया नहीं हो जाता। ये प्रियंका जी कभी कोई पहली बार नहीं निकली है प्रचार के लिए, प्रियंका जी बार बार प्रचार के लिए निकलती है। 2014 में तो आपने भी पेंट किया था, नरेंद्र मोदी जी का रंग पेंट किया था पूरी भारतीय जनता पार्टी आप उन्हें और नए चाल चेहरे चरित्र के साथ आपने पेंट किया था। मैं दीपक जी, ये तो हमने तो कोट किया था, ये वही प्रधानमंत्री, ये वही मुख्यमंत्री है जो गुजरात के अंदर अचीव करके आए, अब देश में करेंगे। हम तो बार बार इस बात को कोट करते थे। अब प्रियंका जी में ऐसा कौन सा बदलाव आया जिसमें इनको दोबारा से बोलना पड़ता है ये वो प्रियंका गांधी नहीं है, दूसरी प्रियंका गांधी है। हमने तो कहा पूरे देश के अंदर जाके हम गुजरात की तरह गुजरात की तर्ज पे काम करेंगे, हमने पेंट नहीं किया था, हमने तो कांग्रेस कह रही है कि वो देश की तर्ज पे काम करेगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इतने बड़े बड़े लोग, मोतीलाल नेहरू जिन्होंने इतनी बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी, अगर आप उसी की क्या बोलते हैं एक सीक्वेंस पे चल रहे हैं, आप उसी के परिवार के आधार पर चल रहे हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि नेहरू गांधी परिवार से बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। नहीं, आप ये तो दीपक जी तो बहुत बड़ा, मुझे लगता है वो लोग स्वर्ग में बैठकर भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने देखा कि हमने आजादी की लड़ाई के अंदर बराबर का सेक्रीफाई किया। वो अलग बात है कि नेहरू जी ने उसके बाद उनके बड़े बड़े लीडर्स को इग्नोर करके अगर किसी को ग्रूम करना शुरू किया तो अपने सुपुत्र को ग्रूम करना शुरू किया। प्रेमचंद मिश्रा जी एग्री कर रहे हैं आप इनसे, या इनके सवाल के बारे में आप कहेंगे कि इन्होंने जो सवाल उठाए ये पूरी तरह गलत? इनकी बीजेपी के जो साथी बोल रहे हैं, आप देखिए ना बौखलाहट क्या है। अगर प्रियंका जी घर से बाहर आई तो पूरी बीजेपी में परेशानी बढ़ गई। प्रधानमंत्री से लेकर जितने इनके मंत्री हैं, मंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नहीं भैया मैंने चुपचाप सुना ना। चुपचाप सुना तो दोबारा गलत थोड़ी बोलेंगे। हमने कहा हमने कोई आपत्ति नहीं की, उनका अधिकार है राजनीति करने का, क्यों नहीं करेंगे। इनका सवाल सिर्फ इतना है कि वो इसलिए आई है क्योंकि उनको अपने पति को बचाना है। आप भी बोले, एक साथ बोलना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप साथ बोलना चाहते हैं साथ बोलिए, आप अलग अलग बोलेंगे लेकिन कम से कम वो बात बोलिए तो मैं नहीं कह रहा हूं। बढ़िया भैया, मैं तो आपकी बौखलाहट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। हमें आपत्ति नहीं, आप जबरदस्ती थोप रहे हैं, हमारे मुंह में बात डाल रहे हैं कि आप विरोध करिए प्रियंका गांधी का। सक्रिय राजनीति, ठीक है, आप बहुत प्रसन्न है प्रियंका जी के आने से। चलिए अब हो गया। मैं समझता हूं कि प्रियंका जी क्या कोई भी व्यक्ति इस देश के राजनीति में अपना योगदान दे सकता है और हर ये अधिकार हमने भारत के संविधान ने लोगों को दे रखा है। अगर इस देश में अमित शाह राजनीति कर सकते हैं तो कोई भी राजनीति कर सकता है, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं अमित शाह जी के राजनीति में आने पर। तो प्रियंका जी अगर सक्रिय, लेकिन मिश्रा जी आप इनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने बड़े सीधे कहा है कि वो राजनीति में इसलिए आई हैं क्योंकि उनको अपने पति को बचाना है। तो ये कैसे कहेंगे कि हम देश के राजनीति में कंट्रीब्यूशन के लिए आए हैं? हम भारतीय राजनीति में बीजेपी के लोग कैसे बोलेंगे? बीजेपी के लोगों को तो आलोचना करनी है ना, ये तो कुछ न कुछ आलोचना करेंगे। मुझे इनकी आलोचना से परवाह नहीं है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि भारत में संविधान के ऊपर इन लोगों ने खतरा उत्पन्न किया, भाईचारा तोड़ा है, देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करी है, जो वादा पूरा किया था पिछले 5 साल पहले वादा पूरा नहीं किया। तो आखिर आज देश में जो एक माहौल बना है घृणा का,
सीमा के बॉर्डर से लेकर अंदर तक तनाव पैदा है, कहीं भी लोगों को चैन से रहने की नहीं है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या सामने आई है। रोजगार नहीं है और आप रोजगार की बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं भैया ये क्या रोजगार, तो वो पान का दुकान खोल लो, तो इस तरह की बातें ये करते हैं। अच्छा प्रेमचंद मिश्रा जी, मैंने आपके आर्गुमेंट माने, मुझे आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप किससे लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी से लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से लड़ रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है दीपक जी आपका। मैंने सुना था अपने समाजवादी पार्टी के मित्र को। देखिए, मैं समझता हूं कि ये समझदारी सबको होनी चाहिए कि ये लोकसभा के चुनाव है जिसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। ये चुनाव श्री नरेंद्र मोदी और श्री राहुल गांधी के बीच का मुकाबला है। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी कहीं किसी राज्य में लड़ना चाहती है तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं, लेकिन यह चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, यहां क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका नहीं है। मेरी कोशिश की थी कि हम समान विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ के चले। कुछ जगहों पर हमें सफलता मिली है, कुछ जगह पर कुछ साथी साथ नहीं आना चाहे तो ठीक है, मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूं। आपसे कैचवर्ड मैंने निकाल लिए, सबसे बड़ा कैचवर्ड खान साहब के लिए क्षेत्रीय पार्टी, और दूसरा कैचवर्ड यह है कि भूमिका, कितनी बड़ी भूमिका इनकी है और कितनी बड़ी इनकी क्षेत्रीय पार्टी है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। इंडिया के मूड की कि आज इंडिया का मूड क्या कहता है, अब देखते हैं सर्वे में क्या है हमारा दूसरा सवाल। इंडिया न्यूज पोल स्टेट सर्वे का दूसरा सवाल है, अगर प्रियंका और राहुल गांधी एक साथ कुंभ गए होते तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा होता? 47.10% लोगों का मानना है कि हाँ, शायद ऐसा करने से कांग्रेस को फायदा होता। 36.20% लोगों का मानना है कि ऐसा करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होता। उधर 16.70% लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर कुछ भी कहने की हालत में नहीं हैं। यानी सबसे ज्यादा 47.10% लोगों का मानना है कि अगर राहुल प्रियंका एक साथ कुंभ गए होते तो कांग्रेस को इसका फायदा हुआ होता। इंडिया न्यूज पोल स्टेट सर्वे का तीसरा सवाल है कि क्या मोदी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार कम हुआ है? 45.60% लोगों का मानना है कि यकीनन इस दौरान भ्रष्टाचार कम हुआ है। 24.40% लोगों का मानना है कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार ही कम हुआ है। 24.90% लोगों को लगता है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, जबकि 8.10% लोग इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 45.60% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है, और अगर इसमें उनको भी जोड़ लें जो ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार थोड़ा तो कम हुआ ही है, तो ये संख्या 80% हो जाती है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली जी, साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा जी और मुजफ्फर खान साहब जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर है। मिश्रा जी, आपका पूरा कैंपेन इस बात पर आधारित है कि प्रधानमंत्री ने राफेल में भ्रष्टाचार किया। अब देश की 80% जनता ये सोचती है कि पीएम के राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है। क्या आपको नहीं लगता ऐसे में आपने गलत दांव खेल दिया है? नहीं, हम इसे दांव नहीं मानते हैं। ये हमारा दायित्व था कि अगर सरकार कहीं भ्रष्टाचार कर रही है तो उन चीजों को उजागर करें। मैं आज तक समझ नहीं पाया, कांग्रेस पार्टी आते नहीं जान पाई, आखिर आप राफेल मामले की जेपीसी से भी जांच को क्यों नहीं तैयार होते हैं? पार्लियामेंट में आपका बहुमत है, आपकी सरकार को बहुमत है, तो अगर पार्लियामेंट की कमेटी ही जांच करे तो इस पर भी तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लगभग 70% लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। जो सरकार भ्रष्टाचार कम कर रही है, जब आप उस पर भ्रष्टाचार को करने का आरोप लगाएंगे तो लोगों को ये पचेगा नहीं। आपका ये आरोप ही मोटे तौर पर सरकार, जनता इसको रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, ये आपका सर्वे का पार्ट हो सकता है, आपने किन लोगों से बात करी उस पर डिपेंड करता है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर करनी है। ठीक है, आपका वो अपना सिस्टम है। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से इस बात को मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें आज भी हमने डिस्क्लोज किया है कि 1800 करोड़ रुपए इन लोगों ने कैसे बांट दिए, अपने पार्टी के लोगों के बीच में बांट दिया। डायरी में क्या क्या सबका नाम लिखा हुआ है, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? रमन सिंह के यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या था, चावल का घोटाला, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? बैंकों से रुपए गायब हो रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार नहीं है?
जीएसटी से कितनी परेशानी हुई, क्या वो गड़बड़ी, अनियमितता, भ्रष्टाचार के नए नए रूप शायद जनता नहीं समझ पा रही है। सत्ता पक्ष से लोग भाग के चले गए। नहीं, मैं जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? जनता तो करा रही है। अगर जनता समझ पा रही होती, मिश्रा जी बड़े हम्बली सबमिट कर रहा हूँ कि अगर जनता समझ पा रही होती तो 70% ये नहीं मानते कि भ्रष्टाचार कब हुआ। शहरी इलाकों से सर्वे करके चलाए हैं, जो ग्रामीण इलाका है लोग बहुत परेशान है, वो वहां महंगाई से लोग परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, कहीं पैसा दिए कोई काम होता नहीं है, परेशानी तो लोगों की बढ़ी हुई है। आप कहाँ, आप पता नहीं आप सर्वे किस इलाके में किया है। तो मेरा मानना है आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन 5 से भी नीचे है, ऑल टाइम लो 5 से भी नीचे है। ये मैं इन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, ये आंकड़े ये सरकारी आंकड़ेबाजों की है, अपने से बनाते हैं। अभी मैंने देखा 120 अर्थशास्त्रियों का एक बयान आया था कि भैया ये क्या क्या आंकड़े देते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। देश के बड़े 120 अर्थशास्त्रियों ने बताया था। तो ये तमाम चीजें हैं कि लोग अब धीरे धीरे चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं कि क्या हमको परोस के दिखाया जाता है और वास्तविकता क्या है। मैं समझता हूँ यह 5 साल मोदी सरकार के कार्यों का मैं जवाब ले लेता हूँ राजीव जी से, जवाब ले लेता हूँ मिश्रा जी, जवाब ले लेता हूँ राजीव जी, क्या आप जो परोस रहे हैं वो गलत है? वैसे मिश्रा जी मैं आपको बता दूं, मेरे सहयोगी प्रोड्यूसर ऊपर से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मिर्च है वो 400 रुपए किलो है, टमाटर 180 रुपए किलो, भारत के व्यापार के प्रतिबंध के कारण। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पाकिस्तान के रेट से इंडिया के रेट कंपेयर कर रहे हैं? राजीव जी मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि अगर हम अपनी तुलना 5 सेकंड दीपक जी, 5 सेकंड, 5 सेकंड, अगर हम भारत अपने देश की तुलना हम क्या पाकिस्तान से करें? ये हमारे लिए गौरव की बात है क्या? हम अमेरिका से तुलना कर सकते हैं, जापान से कर सकते हैं, चाइना से कर सकते हैं, पाकिस्तान से कहीं ना कहीं आज कर रहे थे अपने बयानों में। राजीव जी अरे छोड़िए सैम जी को, सैम पे हो गया बहुत बोल लिया कि मोदी जी ने क्या कहा और क्या किया, उस पर बात करना चाहिए। हाँ सॉरी प्रेम जी बहुत बोलिए। मैं केवल इतना, दीपक जी आपको इतनी बात बताना, ऐसे बहाना नहीं लेना चाहिए। हाँ मैं केवल इतनी बात बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की अगर सबसे बड़ी पिक्चर देखनी है तो सबसे बड़ी पिक्चर ये थी कि 8 करोड़ लोग ऐसे थे, बेचारे उनमें तो कुछ थे ही नहीं, कुछ बड़े हुए लोग थे, कुछ ऐसे थे जो गलत लोग थे, जिनसे हमने 1,10,000 करोड़ रुपया बचाया। अब वो 8 करोड़ लोग जो बेचारे मरे हुए थे, उनसे भी आपका राजनीतिक सर्वाइवल होता था। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रूप था जिसको हमने खत्म किया। टैक्स को ज्यादा कलेक्ट किया तो इनको भ्रष्टाचार लगता है, टैक्स कम कलेक्ट करेंगे उसको छुपाएंगे, छुपाने के बाद फिर भ्रष्टाचार में कंसीडर होंगे, फिर बेल पे बाहर रहेंगे। ये कहते हैं वो एक अच्छा तरीका है जिसको आपने मेंटेन करना चाहिए, जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। वो भ्रष्टाचार भी हमने खत्म किया है। आज पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति एक ही गाना गा रहा है, और वो गाना क्या गा रहा है? प्रेम जी मेरे पीछे पीछे गाइएगा आप। वो गाना ये गा रहा है कि देश ये मेरा चमन, ये देश ये मेरा चमन, ये मेरा घर, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, सबका विकास चाहता हूं और चाहता हूं बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं। हाँ मैं भी चौकीदार हूं, ये भी चौकीदार हैं। अगर कोई चोर था तो चोर केवल वो था जिसने इस देश का पैसा खाया था। चोर केवल वो था, चोर केवल वो था। नहीं और खान साहब चौकीदार है। खान साहब आप चौकीदार? मैं दीपक जी का बोलना चाहता हूँ, आपके संसाधन देश का कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को चौकीदार बनाना चाहेगा। देश का कोई एक सिंगल माँ बाप ऐसा बता दीजिए, माता पिता, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके चौकीदार बनाएगा। हाँ थानेदार तो बनाना चाहेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये देखिए, आप मजाक कर रहे हैं देश के साथ। प्रधानमंत्री जी 25 लाख चौकीदारों से बात करते हैं मगर उनके हाल नहीं जानते हैं। उनके बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। आप अगर कुछ करना ही था, चलिए देश का भला नहीं कर पाए, इतना तो कर देते कि जिस चौकीदार का कैंपेन आप चला रहे हैं उन चौकीदारों की हालत सुधार देते थोड़ी सी। उनको जो ये बात तो बनती है राजीव जी, चौकीदार शब्द को आपने अपना लिया, चौकीदारों की हालत में सुधारो, इसके लिए कोई काम नहीं किया। खान साहब का जवाब देता हूं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खान साहब का जवाब, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जवाब दीजिए राजीव जी, जवाब दीजिए। खान साहब अगर डंडा लेके कंधे पे खड़े हुए होते चौकीदार बन के,
तो इनकी पार्टी के नेता माइनिंग घोटाला ना कर पाते। मैं इसलिए कह रहा हूं चौकीदार, उस टाइम पे आप खड़े नहीं रहे। नहीं, इसकी बात मत करिए। आप ये बताइए कि चौकीदार के लिए चौकीदार के लिए आपने 5 साल में क्या किया? मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए राजीव त्यागी जी। चौकीदार के आर्थिक उत्थान के लिए, चौकीदार के सामाजिक उत्थान के लिए आपने क्या किया? 5 साल के अंदर क्या किया? जिस चौकीदार शब्द का भरपूर राजनीतिक इस्तेमाल आप कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता। देखिए, हम तो एक ही कारण से कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जो भी पैसा, जो भी संसाधन थे वो हमारे थे। हमारे संसाधनों का मतलब थोड़ी है कि अब प्रेम मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, इनकी पार्टी के मुखिया हैं, तो कहें मैं तो 5,000 करोड़ ले जाऊंगा, मैं अपना टैक्स भी जमा नहीं करवाऊंगा, और टैक्स जमा करवाने का जब नोटिस मुझे हाईकोर्ट से आएगा तो उसको मैं चैलेंज करूंगा, और जब वो चैलेंज करेंगे तो वो किसका हक मारेंगे? वो खान साहब का हक मारेंगे, वो आपका हक मारेंगे, वो मिश्रा जी का भी हक मार रहे हैं। चौकीदार पे बड़ी बात कर रही है। हक मार रहे थे तो किसी को तो चौकीदार बन के खड़ा होना चाहिए था। ठीक है, किस चौकीदार का इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं? और मैं भी चौकीदार कैंपेन का कितना फायदा हुआ है, 9 बजे हम आएंगे इस पर। 9 बजे हमारा पूरा डिस्कशन इसी पर है, क्योंकि मैं भी चौकीदार कैंपेन पर हमने एक स्पेशल पोल कराया है, खास पोल कराया है। लेकिन अब देख लेते हैं कि इंडिया न्यूज और पोलस्टैट के सर्वे में आज हमारा चौथा और 5वां सवाल क्या है। इंडिया न्यूज पोलस्टैट सर्वे का चौथा सवाल है कि वोटरों के लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है। 7.70% वोटरों के मुताबिक इस बार का चुनावी मुद्दा हिंदुत्व है। 5.30% लोग इस चुनाव में काले धन को मुद्दा मानते हैं। 33.30% लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत को चुनावी मुद्दा मानते हैं। 1.10% लोगों के लिए असहिष्णुता चुनावी मुद्दा है। 34.70% लोगों के लिए आर्थिक विकास चुनावी मुद्दा है। 11.70% लोग इस मुद्दे पर कुछ भी कहने की हालत में नहीं हैं, जबकि 6.20% लोगों का मानना है कि इनमें से कोई भी इस बार का चुनावी मुद्दा नहीं है। यानी सबसे ज्यादा 34.70% लोगों के मुताबिक इस बार आर्थिक विकास ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इंडिया न्यूज पोलस्टैट सर्वे का 5वां सवाल है कि क्या नेताओं को चुनावी शपथ पत्र देना चाहिए। 70.10% लोगों का मानना है कि हाँ, नेताओं को अपने वायदे स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने चाहिए। 5.60% लोगों को लगता है कि हाँ, कुछ वादे तो लिखकर देने ही चाहिए। 16.80% लोगों को लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और 7.50% लोग इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। यानी सबसे ज्यादा 70.10% लोग मानते हैं कि नेताओं को अपने वायदे लिखकर देने चाहिए। राजीव जी, लिख कर देंगे? लोगों को लगता है 70% लोगों को लगता है कि नेताओं को अपने चुनावी वादे लिख कर देने चाहिए। और मेरे हिसाब, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो वादे पूरा न करें तो उनके चुनाव को वापस लेने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। पहली बात देखिए, इस देश के अंदर मैनिफेस्टो बदलेगा। मिश्रा जी बताएंगे। मिश्रा जी इस बार वो लाइन नहीं डाल पाएंगे अपने मैनिफेस्टो में जो लगभग 70 साल से डालते हुए आए थे कि अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे। इस बार वो मैनिफेस्टो भी बदलेगा। आप ये देखिए ना, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। 2.5 करोड़ लोगों के 4 साल की सरकार ने आके दिया। वैसे एक बात बताओ राजीव जी, एक बड़ा वादा आप नहीं कर पाएंगे 15 लाख डालने का। इस बार मैं ये भी 15 लाख का वादा किया था आपने, भाषण में भी था वो। मैं बिल्कुल, और भाषण की क्लिप भी घूमती रहती है 5 साल से, लेकिन आप 15 लाख का वादा नहीं कर पाएंगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, प्रेम मिश्रा जी अपनी तरफ से चेक काट के 15 लाख रुपए देंगे, अगर ये मेरी बात मान ले। अपने नेताओं को अभी भी समझाएं, अपने नेताओं को अभी भी समझाएं, अपना टैक्स जमा कराइए। क्यों टैक्स मार के बैठे हैं इस देश का? अपने नेताओं को अभी भी समझाएं। 5,000 करोड़ रुपया 15 लाख का वादा नहीं कर पाएंगे जो 2014 में आपने कर दिया था। आपने किया था ना 15 लाख का वादा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। मैंने आपसे कहा 15 लाख का, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। 15 लाख की बात कर रहा हूं मैं, कि आप ये देखिए, इस देश के अंदर घर लेना तो स्वप्न होता था लोगों के लिए। घर लेना 25 लाख घर बनाए आज तक टोटल इन्होंने, मिश्रा जी बताएंगे। और इस सरकार ने मात्र 4 सालों के अंदर आकर 1.5 करोड़ घर बना करके दिखा दिए गरीब लोगों के लिए, और आज घर दे रहे हैं। स्वप्न था। 15 लाख रुपए क्या होते हैं जिस व्यक्ति को घर मिल रहा हो? नहीं तो घर के रूप में क्या होता था? घर के रूप में बड़े बड़े बंगले, वो भी मिश्रा जी और मिश्रा जी की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के। बात यहाँ पर केवल इतनी आ रही है, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, महंगाई हमने कम करी, बिजली हमने दिया। मैनिफेस्टो सुनिए मिश्रा जी, मैनिफेस्टो उठा लीजिए, लाइन मारते जाइएगा नीचे नीचे। अब
मैंने प्रश्न ये उठाया था, क्या नेताओं को लिख कर देना चाहिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कॉर्पोरेट 7 स्टार। अरे सुनिए, आपके भी काम की चीज है, वही तो पूछ रहा हूँ, आपके काम की चीज है। आपके पन्ने खत्म हो रहे हैं, मैनिफेस्टो में ज्यादा छपाई नहीं होगी आपकी, 7-8 पन्ने खत्म हो जाएंगे उसमें। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, लाइन डाल दीजिए। बिजली की लाइन हट गई, बिजली की लाइन हट गई, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं जिसे 5-6 हजार रुपए कहा जाता था कि हम आएंगे तो देंगे, लाइन हट गई, हटी की नहीं हटी, ये बताइए। कांग्रेस सत्ता में रही है ना, उसका नतीजा है कि हमने देश में प्रगति और विकास लाया, और इसलिए जनता बार बार हमको चुनती रही। अरे सुन तो लीजिए मिश्रा जी, मैनिफेस्टो कैसे बनाएंगे अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो? झूठे वादे करते अरे मैनिफेस्टो कैसे बनाएंगे मेरे भाई, सुन लीजिए। बार बार तो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला था, बार बार कांग्रेस इसलिए आई है, जनता को सुनने दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में कितनी लाइनें हट गई है भारतीय जनता पार्टी की वजह से? चुन के भेज रही है, आपको कभी शर्म नहीं आई? इस देश की जनता ने दोबारा ये कहते हैं इसे। अच्छा, एक मिनट, हम थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, मैं खान साहब के बाद चला जाता हूँ। चलो तीसरी पार्टी को बॉलिंग के लिए ओवर दे देते हैं। होता है ना ऐसा झगड़ा कि कौन बॉलिंग करेगा, तो बॉलिंग करने के लिए तीसरा आदमी कैप्टन ले लेता है। और आर्थिक विकास को, दोनों चीजों के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। कैसे लोग आपको वोट देंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की बात पर मोदी सरकार आई थी कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं खनन घोटाला। देखिए, अभी खनन घोटाले की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के साथ। मैं चौकीदार के देखिए, हमारे देश के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, दीपक भाई, आपने देखा होगा कि वहां अवैध खनन हो रहा था और उसमें 17 मजदूर फंस गए थे और सबकी लाशें निकली। ये बीजेपी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में गायत्री प्रजापति ने ओपनली अवैध खनन नहीं कराया। मैं तो नाम ले रहा हूं, वो जेल में है दूसरे मामले के चलते। क्या गायत्री प्रजापति ने ओपनली अवैध खनन उत्तर प्रदेश में नहीं करवाया? आपके नेताओं की जबरदस्ती ने। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, आज क्या अवैध खनन नहीं हो रहा है? क्या आपने करवाया या नहीं करवाया? मुझे ये बताइए, आपने गायत्री प्रजापति के मार्फत अपने खजाने भरे, उनसे अवैध खनन करवाया या नहीं करवाया? आप ये बताइए, कितना अवैध खनन आपने गायत्री प्रजापति से करवाया, इसका जवाब दीजिए। कितने करोड़ का था? देखिए, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। क्या जानते हैं? अभी 4 दिन पहले की बात है। क्या जानते हैं ये बताइए ना। आप मुझे बताइए, गायत्री प्रजापति से आपने कितनों का अवैध खनन कराया और उसके पैसे किन किन लोगों ने बांटे? योगी सरकार क्या कर रही है? क्यों कार्रवाई नहीं की आज तक इन्होंने? देखिए, ये झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग, और दरअसल सच्चाई क्या है? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा। उनके बहाने ऊपर भी छापे पड़ गए हैं। उनके बहाने मेरे नेता के दामन को दागदार करने की कोशिश की इन्होंने। उन्हीं के बहाने लगवाए हैं, तो दामन दागदार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दीपक जी, 5 साल की अखिलेश यादव जी की सरकार के अंदर एक दलाल उनके बंगले या दफ्तर के आसपास नहीं दिखा। ये समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर उनको आप कैबिनेट के अंदर ही रखोगे तो फिर आसपास दिखने की जरूरत क्या है? आपने गायत्री प्रजापति नाम का, देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी पता है गायत्री प्रजापति ने क्या क्या किया है। देखिए, अब क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? बात है दीपक जी, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, इन्होंने लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बता दें। 5 साल के बाद वो भी मुझे ये बताओ कि गायत्री प्रजापति से कितने करोड़ों रुपए का आपने अवैध खनन करवाया, इसका जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी ने कुछ किया होता, इन्होंने तो गायत्री प्रजापति क्या दूसरी पार्टी के थे? जुपिटर से आए थे? गायत्री प्रजापति के जुपिटर से आए थे? मुझे इसका जवाब दीजिए। गायत्री प्रजापति जी की ही बात कर रहा हूं मैं, कि अगर हम लोग दागदार होते तो आज वो उनपे तमाम मामले लगा दिए गए होते। ये तो ढूंढ के छांट करके छानबीन में लगे हैं रात दिन, जब से योगी जी की सरकार आई है। तो देखिए, अभी आप कह रहे थे योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, वो डंडा लेके खड़े होते, कुछ नहीं होता। अब योगी सरकार और मोदी सरकार पीछे पड़ी है, तो आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल मैंडेट है। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि गायत्री प्रजापति ने अवैध खनन में भ्रष्टाचार करवाया ना? आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं करवाया, बिल्कुल नहीं करवाया। अच्छा, अगर किया होता, मैं पूछ रहा हूँ, क्या होता तो क्या बैठे हैं अखिलेश जी मंत्रिमंडल से निकाल देते। मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई, गायत्री प्रजापति के पीछे तो अखिलेश जी और मुलायम जी का झगड़ा हो गया। दीपक जी, देखिए,
एक समाजवादी पार्टी को ज्यादा बेहतर समझ है। देखिए, आपके सम्मानीय नेता हैं, वो बहुत समझ है, उन्हें मालूम है ये देश किसके हाथों में सुरक्षित है, इसीलिए उन्होंने कहा अगली बार भी देश के प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, यादव जी ने कहा आपको कम से कम मुलायम सिंह जी की एक सवाल जो देश में आज उठ रहा है, इस बात को 3 बार रिपीट करना चाहिए। कैसे सुरक्षित हाथों में है? माननीय नेताजी 42 जवान हमारी आंखों के सामने शहीद होकर आ रहे हैं, ये कैसे सुरक्षित हाथों में है देश? 3-4 बार और जो लोग हैं, लोग तालियां बजाते हैं, कमाल की बात है। दुश्मन हमसे थर-थर कांप रहा है, दुश्मन चौकीदार कांप रहा है। अरे आप तो बदल जाते हो, आप तो बदल जाते हो। आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, आज भूल गए, आज अच्छे दिन की बात क्यों नहीं कर रहे आप? यादव जी देखिए 15 लाख रुपए की बात की दीपक जी। एक पुरानी कहावत है, शब्द थोड़ा दे दीजिए दीपक 5 जी। सेकंड लीजिए आप, फिर मैं बोलता हूँ। सर 15 लाख की जो बात बीजेपी के लोगों ने जो सपना दिखाया था प्रधानमंत्री जी ने देश को, मेरे देश के ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके खाते में 5,000 रुपए नहीं होते। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। आपके टीवी चैनल पे जो तमाम लोगों को गायत्री प्रजापति जी से संपर्क करना चाहिए, लिख करके दे देता, पैसे नहीं है उनको समाजवादी पार्टी में जाकर गायत्री प्रजापति जी से संपर्क करना चाहिए। इसीलिए आपके सर्वे में 43% लोग कह रहे हैं कि इनसे लिख के लो, ये भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं इन चुनाव में, एक आर्थिक विकास और दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप प्रधानमंत्री पर राफेल का आरोप लगा रहे हैं, उचित बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को यह करने का हक है, लेकिन तब आप आरोप लगा रहे हैं जब आपके पार्टी के अध्यक्ष और आपकी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जो गांधी परिवार से आते हैं, दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। देश कैसा बिलीव करेगा आपको? देखिए, मेरा मानना है कि इस देश में ये जो चुनाव होने जा रहा है वो 2-3 मुद्दे बहुत ज्वलंत होंगे। आप ही की सर्वे बता रहा है ना, आर्थिक विकास को लेकर आप उसको समग्र रूप से क्यों नहीं देखते हैं? सबसे बड़ा तो लोगों का झुकाव उसी पॉइंट पर आया कि 70% कहीं न कहीं लोगों की आर्थिक प्रगति बाधित हुई है। नोटबंदी को लेकर दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था हमारा देश है, 3रे नंबर पे हम जाने वाले हैं। दूसरा से एप्पल होता है तो ऐसे अपील भी होता है। जब आपको नारे सिखाए जाते हैं ना, तो उन्हें बताइएगा कि एक से क्या क्या बनता है। अब एक ही नारा रख के आ जाते हैं। पहले आपने बोला महंगाई के ऊपर दीपक जी ने आपको आंकड़ा दिया, लगभग 4.5% से ऊपर महंगाई नहीं जा रही, तो आपके आंकड़ों में उलझा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की बात ये असहिष्णुता है, यही असहिष्णुता है। अरे आप मेरे बीच में बोले जा रहे थे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 9 बजे मैं आऊंगा, तब मैं भी चौकीदार मुहिम का कितना असर इन चुनाव में पड़ रहा है उस पर बात करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, इसी सवाल को लेकर मैं आऊंगा कि अगर आर्थिक विकास और साथ ही साथ भ्रष्टाचार अगर इन चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर जनता कैसे भरोसा करे जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर हैं? आगे हम दिखाएंगे 9 बजे आपको मैं भी चौकीदार हूं मुहिम का कितना असर पड़ा। और प्रेमचंद मिश्रा जी के पास इसी सवाल को लेकर फिर चलेंगे। हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जो इस चुनाव को डोमिनेट कर रहे हैं, उन मुद्दों को हम जनता के सामने ला रहे हैं कि जनता उन मुद्दों के बारे में क्या सोचती है जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा हावी रहने वाले हैं। हमने 5 मुद्दों की बात की। हमने सबसे पहले बात किया कि प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। ज्यादातर लोगों का कहना था कि फायदा नहीं होगा। दूसरा सवाल था प्रियंका राहुल के एक साथ कुंभ जाने से क्या फायदा होता। इस पर लोगों का कहना है कि हां, अगर वो दोनों शायद कुंभ एक साथ जाते तो फायदा होता। तीसरा सवाल था कि क्या मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है। लोग 46% मानते हैं कि हां, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आपके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? तो इसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत और आर्थिक विकास को लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 5वां सवाल था कि क्या नेताओं को चुनावी वादों पर शपथ पत्र देना चाहिए। इस पर लगभग 70% लोगों का कहना है कि हां, चुनावी वादों पर शपथ पत्र देना चाहिए। इसी पर हमारे साथ बहस करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम 5 और सवालों की बात करेंगे और मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन की भी बात करेंगे कि उसका कितना असर जनता में हुआ है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, मुजफ्फर खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभय दुबे साहब कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता, और मेरे साथ बीडी नकवी जी भी जुड़ेंगे जो कि एक रिटायर्ड जज है और बीएसपी के सपोर्टर है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि चौकीदार कैंपेन पर पूरा देश क्या सोचता है। इंडिया न्यूज पोल स्टैट सर्वे का 6ठा सवाल है,
कि मैं भी चौकीदार कैंपेन से आप कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। 35.30% लोगों का कहना है कि वो इस कैंपेन से खुद को बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। 18.90% लोगों का मानना है कि वो इस कैंपेन से खुद को थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। 34% लोग ऐसे भी हैं जो खुद को इस कैंपेन से बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते और 11.80% लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर कोई राय नहीं रखते। अब अगर इस कैंपेन से खुद को बहुत ज्यादा और थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ महसूस करने वाले लोगों को जोड़ दें तो 54% लोग खुद को इस कैंपेन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो 54% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने आप को इस कैंपेन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सीधे चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय जी, हमने ये बात की कि क्या भ्रष्टाचार इस सरकार में कम हुआ है, लोगों का मानना है कम हुआ है। इस कैंपेन की अगर बात की तो आपने चौकीदार चोर है का नारा दिया है और उस पर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस कैंपेन से वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और जो एक पूरी कम्युनिटी को आपने चोर बना दिया है, चौकीदारों को चोर बना दिया है, वो पूरी तरह से गलत है। ऐसे में आपका राफेल पर भ्रष्टाचार वाला आरोप प्रधानमंत्री पर तो चस्पा ही नहीं होता। देखिए, ये नकली चौकीदारी है, ये सेठों के दरबारी है, ये गालों पे जो लाली है, ये राफेल की दलाली है। लूट मची है देश में चौकीदार के भेष में। सारा देश कोना कोना ये कह रहा है। आपने सर्वे में कहा कि थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ, वो 18% को अगर आप आधा बांटेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कहते हैं, और बिल्कुल नहीं 34% को आप ले लें और 11% जिन्होंने डिसाइड नहीं किया, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। ये तो प्रायोजित एक प्रचार भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि देश के कोने कोने में आप जाकर कह दीजिए चौकीदार, स्वतः ही लोग कहने लगते थे चोर है। दीपक जी, विश्वास मानिए। नहीं, मैंने माना ये आपका चुनावी नारा है, लेकिन एक व्यवसाय को आप पूरी तरह से चोर कैसे करार दे सकते हैं अभय दुबे जी? ये किसी भी मानक पर खरा नहीं उतरता। ये देखिए, इसलिए खरा उतरता है दीपक जी की उठाकर देख लीजिए व्यवस्था को शीर्ष से पोर पोर तक। आज ही एक बड़े प्रोमिनेंट अखबार ने अपनी स्टोरी की है जिसमें 1800 करोड़ रुपए की रिश्वत पकड़ी गई शीर्षस्थ नेताओं के नाम की। दूसरी बड़ी बात, राफेल का अगर आप देखें, हमने कहा, मुझे एक बात बताइए अभय दुबे जी, आप नाम लीजिए, आप येदियुरप्पा जी का नाम लीजिए, अनंत कुमार जी जो दिवंगत हो गए उनका नाम लीजिए। मुझे आप ये बताइए, आपकी वहां पर सरकार है, अगर ये रिश्वत और ये डीलिंग वहां पर हुई है तो आप सीधे उसको एसीबी में देते, येदियुरप्पा को गिरफ्तार करते, उससे जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करते, उस पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? यानी आपके पास जो मैटर है वो कच्चा है। अगर मैटर पक्का होता तो आप येदियुरप्पा जी को इस वक्त सलाखों के पीछे खींच के रखते। सुनिए, वो जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की चौकीदारों की है, उसकी कस्टडी में दस्तावेज है इनकम टैक्स के पास। अरे जो आप मांगिए ना, केस तो बनाइए, टेप का खुलासा हुआ था, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? एफआईआर, एक मिनट सुनिए, उसमें एफआईआर सुनिए ना, एफआईआर हुई है और टेप सामने आए। दूसरा बात बड़ी राफेल की, ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बात करिए ना, जो मुद्दा आपने अभी उठाया है राफेल पर हम आ जाते हैं। मुझे ये बताइए, कर्नाटक में आपकी सरकार है, अगर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनको शिक्षकों के पीछे डालने का आपका कर्तव्य है। आप पास द बक कैसे कर सकते हैं? आप गेंद को पास कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। देखिए, जो पुराने केसेस हैं उसमें शिक्षकों के पीछे जाने की तैयारी, अदालत से बेल पर हैं, एफआईआर हो चुकी है। ये दस्तावेज बात करिए अभय जी, छापा है कि 2017 जी, आज के केस की बात कर रहा हूं। 1800 करोड़ रुपए जिस मैगजीन में जिक्र है कि राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पैसे दिए, आज की स्टोरी है। उसके दस्तावेज और कोई नाम छूट गया तो वो भी गिन के बता देता हूं आपको। तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के चौकीदारों की सरकार है। सुन लीजिए एक मिनट दीपक जी, बात जब राफेल की भी आप करते हैं ना,
तो सर्वोच्च अदालत के सम्मुख वो तथ्य रखे ही नहीं चौकीदारों की सरकार ने। उन्होंने झूठ परोस दिया और 7 पैराग्राफ में सर्वोच्च अदालत के निर्णय में उस झूठे एफिडेविट की वजह से गलतियां हैं। तो आप मुझे बताइए, सर्वोच्च अदालत का फैसला कह रहा है कि रिलायंस सीधा आरोप है। दूसरा आरोप यह है कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को पैसे खिलाए, अभय दुबे का आरोप है। देखिए, पहली बात यह है कि जो भी इल्जाम लगा रहे हैं एक मैगजीन का हवाला देके लगा रहे हैं। जिस तरीके से हमने कार्रवाई करी, आप देखिए कितना फर्क है। एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, चाहे वो राफेल के ऊपर करनी हो, चाहे वो जो तथाकथित डेयरी जो बता रहे हैं उसके ऊपर करनी हो। एक तरह हमने भी कार्रवाई करी थी। हमने इनके जीजा जी के ऊपर कार्रवाई करी। जब जीजा जी के ऊपर कार्रवाई हुई तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट में जाके ये बोलना पड़ा, कृपया करके डॉक्यूमेंट सार्वजनिक मत कीजिएगा, ये हमारे घोटाले, परिवार के घोटाले जनता के बीच में नहीं आने चाहिए। उसे कहते हैं एक कठोर, एक मजबूत कार्रवाई। आपने जीजा जी के खिलाफ जब कार्रवाई हुई, आप बात करिए येदियुरप्पा की, आप बात करिए कि येदियुरप्पा ने क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए जैसी डायरीज एंट्री है उस हिसाब से पैसे दिए थे? आपके पार्टी के पास इसका क्या जवाब है? मैं बिल्कुल, ये तो मैं यही तो बता रहा हूं। ये तथाकथित डायरी मैंने इसलिए बोला आपको कि इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि इनके नेता ने आज पाकिस्तान का समर्थन किया, क्योंकि इनके नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा नेता जो राजीव गांधी और राहुल गांधी जी के साथ बैठने वाला, वो ये बोल रहा है। अरे सुनिए मेरी बात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये बताना चाहता हूँ कि येदियुरप्पा ने पैसे खिलाए आपके बड़े नेताओं को, आप कैसे मुझे सीधा जवाब दीजिए। इतना बोलना घुमाइए मत, मैं घुमाइए मत। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कर्नाटका में किसकी सरकार? इनकी सरकार। एक्शन किसने लेना? इन्होंने लिया या नहीं लिया? नहीं लिया। अब एसजी या आरजी को जो पैसे दिए जाते हैं डायरी के अंदर, जो डायरी में पहले इन्हें अपनी डायरी निकालनी पड़ेगी। इनको सोनिया गांधी को कितना पैसा आया, राहुल गांधी को कितना पैसा आया, जो इन्हीं के नेताओं ने 2002 में दिखाई, आपके नेताओं ने। आपने अरे सुनिए, आपके नेताओं ने। अब रही दूसरी बात, अब इनकी कांग्रेस की बहुत बुरी आदत है, ये पूरी बात करने के बाद बीच में चिल्लाते हैं, अपनी बात रखने के बाद फिर चिल्लाते हैं। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, दो पक्ष। अरे जवाब दीजिए इन्होंने ना। दो प्रवक्ता बदल के दोनों ने एक ही बात कही। मेहुल भाई और नीरव भाई की शिकायत 2015 में नहीं, दोनों ने बात करी। जेपीसी क्यों नहीं? देश छोड़कर भागने वाले लीजिए भाई, सुन लीजिए क्या कार्रवाई की आपने? यार आपको यही बहुत बड़ी दिक्कत है। का लुकआउट नोटिस रिवोक किया कि नहीं किया? मैं जवाब दे रहा हूं आपको, जवाब दे रहा हूं। बताइए आप, ये सच है कि नहीं है? आपने ललित मोदी की मानवीय मदद, अरे भैया 53,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने जब्त करी, 50,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति हो सकता है। लेकिन एक बात में तयशुदा बोल सकता हूं, येदियुरप्पा के बारे में कांग्रेस का, एक मिनट अब एक मिनट, येदियुरप्पा के बारे में कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसका सीधा जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास फिलहाल नहीं है। अगर होता तो सीधा सीधा जवाब देते। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, जब हमने ये बात कही कि कोई तथ्यहीन बात अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी करेगी, अगर करेगी तो हम तो ओपन चैलेंज करते हैं इन्हें। क्यों नहीं कार्रवाई करी? एक मैगजीन का हवाला देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, राहुल गांधी को बैठना था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहां भाग गए राहुल गांधी? कहां भाग गए? क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं बेसलेस बात करने वाला हूं। हमारे नेता ने आज पाकिस्तान का समर्थन आतंकवाद को लेकर के किया है। हमने कहा है कि जिस तरीके की निकम्मी सरकार हमने चलाई थी, आपने कहा रियायत दी जाती थी, आतंकवादी गतिविधियां करने के बाद कार्रवाई नहीं होगी। उस कार्रवाई को बचाने के लिए, उस स्टेटमेंट को दबाने के लिए इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी। बावजूद उसके एक डायरी जिसके अंदर एसजी और आरजी लिखा हुआ है, जिसमें पैसा एक चौकीदार एसजी कौन थे तो ये बताएंगे, आरजी कौन थे वो भी ये बताएंगे। अच्छा राजीव, एक बात बताइए, एक मिनट अब दुबे जी, एक मिनट, अब आद और निर्बाध गति से मत बोलिए। मैं भी बोल सकता हूं, किसी को डिबेट समझ नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा इस बहस का। राजीव जेटली जी, मुझे ये बताइए कि आपको जब लगा कि चौकीदार चोर और भ्रष्टाचार का मुद्दा राफेल के ऊपर, इसका जब जवाब देते नहीं सूझा तो आप पूरी एक
प्रोफेशन के पीछे जाकर छिप गए और मैं भी चौकीदारों को अपने कैंपेन में परिवर्तित कर दिया। आप मुझे ये बताइए, चौकीदार जिसके बारे में 5 साल में चौकीदारों के प्रोफेशन के बारे में, जिसके बारे में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला चौकीदार को लेकर, उसी चौकीदार के पीछे आप जाकर इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में छुप गए। देखिए, पहली बात यह कि गलत डायरेक्शन में जा रही है। चौकीदार की जब हम बात कहते हैं, चौकीदारों को हम संबोधित इसलिए आप किन चौकीदारों को संबोधित कर रहे हैं? आप सिक्योरिटी गार्ड्स को संबोधित कर रहे हैं, आप कॉलोनी के चौकीदार को संबोधित कर रहे हैं। मैं तो वही देख रहा हूं जो प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पिक्चर दिखे थे, उसमें जो दिखे थे वो तमाम सिक्योरिटी एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड दिखे थे, वो कॉलोनीज के चौकीदार दिखे थे। आप उन चौकीदारों के पीछे जाकर अपने तर्क में छुप गए हैं और उसको एक बड़ी कैंपेन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं दीपक जी, बहुत अलग बात हो रही है। सबसे पहली बात, जब हम चौकीदार की बात करते हैं, सरकारी एक नौकरी चौकीदार की भी होती है और उस नौकरी के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बदल जाएगा। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि जब हमने चौकीदार की बात करी तो चौकीदार का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हो जिन जगहों पर हमारे पूर्व, जरूरी नहीं कि हर चौकीदार चोर को पकड़े, जरूरी नहीं कि हर चौकीदार चोर को पकड़े। राजीव जी, इसका जवाब दीजिए। जरूरी नहीं कि हर चौकीदार चोर को पकड़े, ये होता है क्या? हमने पकड़ा। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उन चौकीदार की बात कर रहा हूँ, उन करोड़ों चौकीदार की बात कर रहा हूँ जिनके बदनाम के आगे जाकर चुका है। अब जी एक मिनट, पहले मेरे को बात पूरी करने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह होती है, जब हम चौकीदार की बात करते हैं, आज इस देश के अंदर वो गरीब व्यक्ति, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो उस समाज से जुड़ा हो, छोटे काम करता हो, उस जिसके पास, बहुत गरीब व्यक्ति जिसके पास कफन के पैसे नहीं होते थे, इन चोरों की जेब में से निकाल के हमने उनको ला करके दिया 50 लाख रुपए। 5 लाख नहीं, बिल्कुल के पैसे निकाल के इनकी जेब से। नहीं, आप पूरी बात, दीपक जी बिल्कुल, मैं पूरी बात यही बात बोलूंगा। क्यों बोलूंगा आपको बता रहा हूं मैं। जिनके पास नहीं होते थे, ऐसे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए इन चोरों की जेब में से निकाल करके ही दिया है। वो तेरे नेता राहुल गांधी कैटवॉक करने जाते थे, उनकी संपत्ति को कुड़ करके भी हमने उस पैसे को किसानों तक पहुंचाया है। लगभग 6,000 रुपए हम किसान को दे रहे हैं। वो पैसा कहां से आया? जिसे नीरव मोदी कहते हैं, नीरव मोदी, जिसके यहां पर राहुल गांधी कैटवॉक करने जाया करते थे। दीपक जी, उसकी संपत्ति लड़कियां करती है राजीव जेटली जी, बता दूं मैं आपको। अरे राहुल, लड़कियां करती है, उनके फ्लोर पे जो भी वॉक करने राहुल गांधी करते थे, उन लोगों की संपत्तियों को हमने किया है। तीसरी बात, जिन लोगों को इन्होंने बैंकों के साथ मिलकर के अवैध रूप से पैसा दिया था, उन 50,000 करोड़ रुपए की वसूली हमारी सरकार ने करी ताकि हर घर तक सिलेंडर पहुंच सके और ताकि हर घर तक सिलेंडर पहुंच सके, ताकि हर घर तक बिजली पहुंच सके। हर आदमी, चोरों की जेब से पैसे निकालने का काम चौकीदार ने किया। मुझे आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिरकार आप एक प्रोफेशन के पीछे क्यों छिप गए, क्यों छिप गए? मुझे इसका जवाब दीजिए। और जो चौकीदार है, जो जागते रहो चिल्लाता है रात भर, जो कड़ी मेहनत करता है, सोता नहीं है, दिन में जाकर सोता है, अपने बायोलॉजिकल साइकिल के उलट काम करता है, आप उसके पीछे जाकर छुप गए। और जरूरी नहीं कि वो चोर को पकड़ता हो। बिल्कुल पकड़ता है। अगर उसके सामने कोई भी ऐसा काम होता है जिसमें उसको चोरी नजर आती है, वो उसको जरूर पकड़ता है। बताइए, वो चोरी नीचे जमीन पर भी हो सकती है और बहुत ऊपर भी हो सकती है। जहां पर हमने बड़े चोरों को पकड़ा है, कुछ चोर तो ऐसे हैं जो चौकीदार पर इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके बारे में आपने खुद ही चर्चा करी, वो बेल पर बाहर है। अगर वो चोरों को हम पकड़ 1 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए हिंदुस्तान का, सारे आपके पोटेंशियल एलाइज है, आपके पोटेंशियल एलाइज है समाजवादी पार्टी वाले, इनको बोलने दीजिए। मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक पुरानी फिल्म के बोल थे कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। आज एक चाय वाला चौकीदार बन गया, नारा बदल गया। और जो नारा बदला है, वो नारा क्यों बदला है? क्योंकि आप पूरी तरह से फेल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी ये मानना है कि 2014 वाली हवा आज देश में नहीं है। जहां तक देश के मूड की बात है, देश में जब हम खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर हम जाते हैं तो लोगों में इतना गुस्सा है सरकारों के खिलाफ, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, ये केवल हवाई बातें करके और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये चौकीदार की बात पे आ जाते हैं, कभी चाय वाले की बात पे आ जाते हैं। दरअसल है क्या दीपक जी, देखिए बिहार के अंदर
22 सीटों पर ये चुनाव जीते हुए थे। मैं एक बहुत छोटा सा बीजेपी का जो गायत्री प्रजापति की बात ग्राफ है कहाँ आ गया है कि जो 22 सीटों पर चुनाव जीते हुए हों वो 17 पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे तो बड़ा दिल है भाई इनका, इसका मतलब ये बड़ा दिल आप ये जान लें कि अगर ये 17 भी जीत जाए, ये 17 भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन बड़ी बात ये है खान साहब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि चौकीदार का अपमान हुआ है देश के अंदर। चौकीदारों को चोर, चौकीदारों को चोर कहलवाया है भाजपा के लोगों ने। और आप कहते किसने प्रधान सेवक, मुझे बताइए, सेवक बनूंगा। अरे ये बताइए कि चौकीदार को चोर किसने कहा है? अभय दुबे जी की पार्टी ने। तो आपको नहीं लगता अभय दुबे जी आपने चौकीदार शब्द का अपमान किया है? आज किसी चौकीदार को कोई आवाज देता है दीजिए उनको, तो पीछे से आवाज आती है चोर है। बोला है उनको तो बोलने दीजिए। देश के चौकीदारों को जो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिनके पास ना खाने, बोलने दीजिए। चौकीदार शब्द भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रयुक्त किया। हाँ, तो आपने क्या बोला उसे? आपने उसको चोर कह दिया। तो देश का नेता नहीं, चौकीदार। अभी राहुल गांधी देहरादून की मीटिंग में कहते हैं इस देश में जिस आदमी के पीछे मोदी लगा है वो भी चोर है। इसलिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया इन्होंने। कोई भी व्यक्ति आज मोदी चोर है, कल शर्मा चोर होगा, परसों गुप्ता चोर होंगे, चौरसिया चोर होंगे, ललित विजय चोर होंगे। राहुल गांधी को लेकर भागे। राफेल की दलाली खुलकर सामने आई। देखिए देश के साथ कितना बड़ा इन्होंने समझौता किया। ये कहते थे सिक्योरिटी क्लॉज है, राफेल के दाम नहीं बताएंगे। अनिल अंबानी, अरे देश में इस देश की जनता का कसूर नहीं है। अगर उनका सर्वाइवल नहीं हो पाया, जनता उन्हें पसंद नहीं करती। क्या देती है सर्वोच्च अदालत फैसला? रिलायंस डिफेंस का और दासों का एग्रीमेंट 2012 का है। अरे साहब 10 अप्रैल 2015 को अभय जी जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब दीजिए। आपने प्रोफेशन को ही चोर कैसे बता दिया? अबे जी इसका जवाब। अरे कल को आप कहेंगे कि व्यापारी चोर है, कल को आप कहेंगे कि पनवाड़ी चोर है, आप किस किस को चोर बताएंगे? अब तो जातियों को भी चोर बता रहे हैं। जिस जाति के व्यक्ति चोर होते हैं ये बोल रहे हैं राहुल गांधी। ये कहा हमने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम चौकीदार, तो हमने चोरी खुलेआम सिलसिलेवार पकड़ी गई है। आज तो चौकीदार को चोर हुआ है, राफेल का खुलासा हुआ है। अबे जी राहुल गांधी नारे क्या लगवाते हैं? मैं निकलवा के सुनवा सकता हूँ। चौकीदार, लोग बोलते हैं चोर है, फिर वो बोलते हैं चौकीदार, आप बोलिए चोर है, तो फिर लोग बोलते हैं चोर है अपनी रैलियों के अंदर। तो मुझे बताइए आपने एक प्रोफेशन को ही चोर बना दिया। देखिए 10 सेकंड दीजिए, मैंने एक चौकीदार से बात की, गंभीरता से बता रहा हूं। अरे राहुल गांधी की बात बताइए। आपने बताया नहीं होगा कि आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। आपने चौकीदार को बताया नहीं होगा कि आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। 1 मिनट आपने बताया, मैंने बताया कि स्पोक्सपर्सन बोल रहा हूं। मैंने कहा कि बता तेरी बैंक से कोई पैसे लूटकर भाग सकता है? उन्होंने कहा जान दे दूंगा साहब, 1 रुपया लेकर नहीं भाग सकता। नहीं भाग सकता, तो बोले बोल रहे हैं तभी तो उठा के ला रहे हैं, तभी तो उठा के ला रहे हैं। उठा के कौन लाया है? चौकीदार लेकर के आया है। अब ना भाई भागेगा, ना बहन भागेगी, ना जीजा भागेगा, एक मम्मी भागेगी। चौकीदार बैठा है, हिसाब बराबर करके दिखाएगा। कई सारे सुरक्षा कर्मी मिले हो जो पूरे समय विदेश की यात्रा करता हो, उसने व्याख्या की। अच्छा अभय दुबे जी, अभय मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, आगे आप क्या बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिएगा। के लिए अभय मैं एक शब्द बोलता हूँ, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिएगा। चौकीदार बीजेपी के चोर हैं। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। आपके नेता ये नारा नहीं लगवाते। आपके नेता का नारा मैं सुनवाता हूं ब्रेक के बाद। निकलवाइए चौकीदार चोर है का नारा। सबसे बड़े सर्वे की इंडिया का मूड क्या कहता है, डिफरेंट सवालों पर, अलग अलग सवालों पर भारत की राय क्या है, इसी पर हम बात करें। और आइए देखते हैं अगले 2 सवाल। इंडिया न्यूज पोलस्टैट सर्वे का 7वां सवाल है, इनमें से कौन हिंदुत्व के लिए सबसे अच्छा है? 69.60% लोगों का मानना है कि मोदी हिंदुत्व के लिए सबसे बेहतर हैं। 9.30% लोग राहुल गांधी को हिंदुत्व के लिए सबसे बेहतर मानते हैं।
1.20% लोग प्रियंका गांधी को हिंदुत्व के लिए अच्छा मानते हैं। 1.20% लोगों का मानना है कि हिंदुत्व के लिए ममता बनर्जी सबसे बेहतरीन नाम है। हैरतअंगेज तरीके से मायावती को कोई भी हिंदुत्व के लिए अच्छा नहीं मानता। अरविंद केजरीवाल को 3.30% लोग हिंदुत्व के लिए अच्छा मानते हैं। 3.30% लोगों का कहना है कि इनमें से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है और 12.10% लोग इस मुद्दे पर कोई राय नहीं रखते। यानी सबसे ज्यादा 69.60% लोगों का मानना है कि मोदी हिंदुत्व के लिए सबसे बेहतर हैं। इंडिया न्यूज पोलस्टैट सर्वे का 8वां सवाल है कि भारत की राजनीति के लिए क्या ज्यादा अच्छा है। 12.30% लोग मानते हैं कि मजबूत राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राजनीति के लिए अच्छी है। 6.30% लोग मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों को देश की राजनीति के लिए अच्छा मानते हैं। 29.10% लोग मानते हैं कि देश की राजनीति के लिए सबसे अच्छा है कि सीधे पीएम का चुनाव हो। 36.40% लोग एक राष्ट्र एक चुनाव को देश की राजनीति के लिए अच्छा मानते हैं। 15.90% लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर कोई राय नहीं रखते। यानी सबसे ज्यादा 36.40% लोग ये मानते हैं कि देश की राजनीति के लिए सबसे अच्छा ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जाए। तो सवाल हम यहाँ पर ये उठाएंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव होने चाहिए या नहीं। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि हम राहुल गांधी का वो नारा, वो साउंड बाइट निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो चौकीदार चोर है के नारे लगवाते हैं। वो कतई नहीं बोलते कि बीजेपी का चोर है या एसपी का चोर है या एक्स पार्टी का चोर है या वाई पार्टी का चोर है। अब ऐसे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ये जो थॉट है, हम एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का इस पर क्या राय है? क्या एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए तमाम चुनाव के खर्चों से बचने के लिए, या इस पर भी आपको बीजेपी की कोई डिजाइन नजर आती है? देखिए दीपक जी, मैं बहुत हतप्रभ हूं। बड़ी अपेक्षाएं थी। लगातार देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश को इस बात को लेकर गुमराह किया। वो पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। लॉ कमीशन का मेमोरेंडम देख लीजिए तो अमित शाह साहब ने न जाने कहां के स्वीडन का उदाहरण दिया, इटली का उदाहरण दिया, अब कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है। हम अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब ये अनाउंसमेंट करते तो कम से कम महाराष्ट्र के, झारखंड का और हरियाणा का चुनाव तो साथ में अनाउंस कर देते, ताकि आपकी जो मंशा है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। आपका इरादा नेक नहीं था, आप चाहते ही नहीं थे, नहीं तो लेकर आते कानून पार्लियामेंट में। हमने तो कहा था कि आप लाइए अमेंडमेंट, डिबेट कराइए और करिए इस प्रक्रिया को प्रारंभ, मगर इनकी मंशा ही नहीं थी। सिर्फ आप देख लीजिए, जितने आप शुरू से लेकर 5 सालों तक देख लीजिए, जिन विषयों को इन्होंने फ्लोट किया, इन्होंने राम जन्मभूमि को खूब भुनाया मगर उस पर कोई बात नहीं कहा। उन्होंने कहा अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आर्टिकल 370 को उठाकर देख लीजिए, आर्टिकल 35A को उठाकर देख लीजिए। अरे इतने सारे मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आप कर देते, आप तो सबसे लंबे समय शासन में थे, आप कर देते, आप तो सबसे लंबे समय शासन में थे, इन पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए हम दीपक जी एक उदाहरण दे दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने देश को कमिट किया हो और उस वादे से मुकर गए हो। एक उदाहरण मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, एक चुनौती देता हूं। हमने जो कहा सो किया, आपको चुनौती दे रहे हैं के प्रतीक है, मगर सर्वोच्च अदालत चुनौती देता हूं। आप मुझे एक भी ऐसी बात बता दीजिए 70 साल का मैनिफेस्टो उठा के जो आपने वायदा आज तक पूरा कराओ, एक भी। मैं मुद्दे केवल बुनियादी सुविधाओं की बात करता हूं, बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं। किसी की एक विषय बताइए। अरे 10 करोड़ आदिवासियों को चुनौती देता हूं। 4 साल की सरकार, 60 साल की सरकार के साथ कंपैरिजन करने के लिए बच्चों को मैं इसीलिए आपको बोल रहा था, सुनिए, 80 करोड़ चुनौती स्वीकार भी करता हूं, चुनौती देता भी हूं आपको। किसानों को जितना बता दीजिए, क्या 60 सालों में हमसे ज्यादा बिजली बना पाए? नहीं, हमने 4 सालों में बना के दिखाई। आपकी क्या 60 सालों में इतने घर बना पाए? नहीं, हमने 4 सालों में बना के दिखाए। क्या 7 सालों में बना पाए? नहीं, हमने 4 सालों में बना करके दिखाई। क्या 4 सालों में गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलवा पाए ताकि अपना इलाज करा सके? नहीं, 5 लाख रुपए भी हमारी 4 सालों की सरकार ने दिए।
रोड नेटवर्क से लेकर जो बार बार आप डेटा से लेकर जॉब के डेटा तक भी हमारी सरकार ने आगे दी। चुनौती देता हूँ। अरे एक दूसरे पर मत बोलिए, एक दूसरे पर मत बोलिए, एक दूसरे पर मत बोलिए। देखिए कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, दोनों की राय की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ राजीव जी, आपने कई सारे मुद्दे उठाए, अब राजीव जी का जवाब दे दीजिए। एक दूसरे पर बोलने से काम नहीं चलता। इन्होंने बताया कि 4 साल में इन्होंने क्या कर दिया जो आपने 70 साल में नहीं करा। मैं रिपीट नहीं करता इनकी बातों को। देखिए 4 साल में, मैं पहले 10 सेकंड में बताता हूं 4 साल में क्या हुआ। ये क्लेम करते हैं मुद्रा योजना, केवल 4 मुद्दे, पहले 10 सेकंड में बताता हूं 4 साल में क्या हुआ। ये क्लेम करते हैं मुद्रा योजना, केवल 4 मुद्दे उठा रहा हूं। मैं 4 मुद्दे इसलिए उठा रहा हूं, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। 90 फिर बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, उसका जवाब दे दो। सुनिए तो सही, शर्मनाक बात है, न्यूज चैनल देख रही है, बात है, सुनिए, जहाज रखना सुनने का, अरे है हैसियत तो सुनिए। हाँ, मैं जनता की, ये हैसियत जनता की दिखाइए आप। मेरी हैसियत तो है सुनने की, आप जनता को ऊपर उंगली मत उठाइए। वो जवाब मांग दिया आपसे। 96% लोगों को 50,000 रुपए से कम शिशु कैटेगरी के लोन दिए हैं और एवरेज निकलता है 23,040 रुपए। एक पकोड़े का ठेला नहीं आता। बहुत अच्छी उज्ज्वला योजना एवरेज के हिसाब से उज्ज्वला योजना के पार्लियामेंट का जवाब दिया है। एवरेज के हिसाब से एवरेज नहीं होते, एवरेज 4 सिलेंडर हैं। पिनाकी मिश्रा कमेटी अर्बन डेवलपमेंट की रिपोर्ट वो ये कहती है कि प्रधानमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट की बात नहीं करी, मैंने कहा था 4 बुनियादी सुविधाएं जो आपका जो प्रोजेक्ट है मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाते आ रहे हैं, एक भी बता दीजिए। खुली चुनौती आपको, मैं खुली चुनौती देता हूँ, चुप करके बैठता हूँ। एक भी बिजली पानी सड़क, बिजली पानी सड़क बहुत बुनियादी जरूरत होती है। सबसे बड़ा बता दीजिए 7 सालों के साथ 4 साल हिंदुस्तान की, आपने 65 के बाद सबसे कम बजटरी प्रोविजन किया। आप दोनों गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ, मेरे पास बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया, मैं वो पूछता हूं। एक मिनट। अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, मुझे बताइए, आपने इतना सब कुछ 4 साल में किया, इतना अच्छा जी, कुछ गलत नहीं किया, तो फिर ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कैसे हार गया? मैं केवल, हाँ, मैं ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, बताइए ना। ठीक है, हमारी 15 साल की सरकार, बावजूद उसके हमारा वोट परसेंटेज वहां पर ज्यादा रहा। ठीक है, हमारी हारे क्यों ये बताइए। मैं आपसे बता रहा हूँ, वोट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सीट जीता, कौन सीट हारा, इससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, देखिए आप ये बताइए क्या रहा, क्यों हारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हारे ज्यादा लोगों ने हमें पसंद भी हार गए दीपक बावजूद, और हमारे फूलपुर, कैराना, गोरखपुर, अररिया, ये बोल रहे थे कि बाई इलेक्शन के बारे में ये भी आप हारे थे। हाँ, बिल्कुल, मैंने मना नहीं करा, क्योंकि हम लगातार जीतते हुए आ रहे थे, हर चुनाव जीते हम। ठीक है, 2-3 राज्य हमारे जरूर रहे, हम मानते हैं इस बात को, एक्सेप्ट करते हैं। फिर भी मैं कहता हूं, ज्यादा लोगों ने हमें पसंद किया, ज्यादा लोगों ने हमें पसंद किया। अब आए ना मध्य प्रदेश में ये, अब लोगों को, हम तो हर किसी का सम्मान करते हैं, पकोड़े का भी सम्मान करते हैं। आए मध्य प्रदेश में, आप कह रहे हैं हम युवाओं को बैंड बजाना सिखाएंगे, युवाओं को बैंड बजाना सिखाएंगे, और युवाओं को पकोड़े तलने वाले का सम्मान करते हैं, ये कहेंगे तो ठीक होगा। लेकिन राजीव जेटली जी, हम आगे बढ़े उससे पहले अगले 2 सवाल देख लेते, क्योंकि फिर मुझे राहुल गांधी की वो बाइट भी सुनवाना है जिसमें वो चौकीदार चोर है कह रहे हैं, बीजेपी का नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं चौकीदार चोर है। आधा भी सुनाऊंगा, पूरा भी सुनाऊंगा अभय दुबे जी को ब्रेक के बाद नहीं, इन 2 सवालों के बाद। इंडिया न्यूज पोलस्टैट सर्वे का 9वां सवाल है कि कश्मीर समस्या को कौन बेहतर ढंग से हल कर सकता है। 65.40% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी इसके लिए सबसे बेहतर शख्स हैं। 10.60% लोग इसके लिए राहुल गांधी को फिट मानते हैं। 2.20% लोग कश्मीर समस्या के हल के लिए उमर अब्दुल्ला को सटीक आदमी मानते हैं। 2.10% लोग महबूबा मुफ्ती को इस काम के लिए मुफीद बता रहे हैं। 13.20% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इसमें से कोई भी ठीक नहीं है, और 12.10% लोग ऐसे हैं जो इस बाबत कोई राय नहीं रखते। यानी सबसे ज्यादा 65.40% लोग मानते हैं कि कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी ही सबसे फिट हैं। इंडिया न्यूज पोलस्टैट सर्वे का 10वां सवाल है कि चीन से कौन अच्छे से निपट सकता है। सर्वे में शामिल लोगों में से 66.60% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी चीन से निपटने के मामले में सबसे बेहतर हैं। वहीं इस मामले में राहुल गांधी पर 12.70% लोगों ने भरोसा जताया है।
लेकिन सिर्फ 1.50% लोग मानते हैं कि प्रियंका गांधी चीन से निपटने में अच्छी नेता होंगी। वहीं ममता बनर्जी पर 0.70% लोगों ने भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 1.10% और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सिर्फ 1.40% लोगों ने चीन से निपटने में अव्वल माना है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी चीन के सवाल पर सिर्फ 2.90% लोगों ने समर्थन दिया है। 3.30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सभी विकल्पों को ठुकरा दिया। वहीं 9.80% लोग मानते हैं कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी सबसे ज्यादा 66.60% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी चीन से निपटने के मामले में सबसे बेहतर हैं। तो हमने बहस शुरू की थी देश का मूड में, क्योंकि हमारा सवाल था, 5वां सवाल था कि चौकीदार मुहिम के बारे में देश क्या सोचता है। तो मैं भी चौकीदार कैंपेन से आप कितना जुड़ाव महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा 35.30% लोगों ने कहा, थोड़ा 18.90% लोगों ने कहा, बिल्कुल नहीं 34% लोगों ने कहा, और कह नहीं सकते 11.80% लोगों ने कहा। इसी के जवाब में हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था। अभय दुबे जी का यह तर्क था कि हमने कहा बीजेपी का चौकीदार चोर है, लेकिन राहुल गांधी क्या नारा लगवाते हैं? अभय जी सुन लीजिए, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या किया। कहा, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। तो अभय दुबे जी क्या कहेंगे? चौकीदार चोर है। अरे उनको तो बोलना ही है। नहीं, राहुल मैं गांधी से पूछ रहा हूं। क्या बोलेंगे? मतलब आप चौकीदार की पूरी कम्युनिटी को चोर साबित कर रहे हैं। अभय दुबे जी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी चौकीदार की पूरी कम्युनिटी को, एक नोबल प्रोफेशन को, एक अच्छे प्रोफेशन को, जिसका आदमी दिन रात मेहनत करता है, जो रात रात भर जागता है, डंडे खटकाता है, बोलता रहे जागते रहो, चोरों से बचाता है, उसको आप चोर कह रहे हैं। उसको आप चोर कह रहे हैं, एक पूरे कम्युनिटी को। देखिए, क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना है। कम्युनिटी को नहीं, कोई स्कोर सेटल नहीं करना है दीपक जी। जितने ईमानदार चौकीदार हिंदुस्तान के हैं जो अपनी जान हथेली पर नहीं, आप तो कहलवा रहे हैं चौकीदार चोर है, तो ईमानदार कहां से हो गए? चोर हैं। अभय दुबे जी आप तो कहलवा रहे हैं चौकीदार चोर है, तो ईमानदार कहां से हो गए? बिल्कुल, जो या तो चोर है या ईमानदार है। जो चोर है वो आहत है। तो आप डिसाइड करिए ना, चौकीदार चोर है ये बोलिए, चौकीदार चोर है मत बोलिए। आप अभय दुबे जी ये बोलिए कि चौकीदार जो चोर है। अरे अभी राहुल गांधी नारा बदला है। आप बोलिए जैसे राहुल गांधी बोल रहे। राहुल गांधी बेल पर है। बाद बहुत सारे बोलता हूँ, राहुल गांधी मेरे पीछे बेल पर है। राहुल गांधी की मम्मी जी बेल पर है, और है कि नहीं है ये बताइए। आप राहुल गांधी जी को बोलिए, नारा क्यों नहीं लगाते? तो सही, अपने लिए बोले राहुल गांधी बेल पर है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं ये कह रहा हूं कि चौकीदार, आप जानते हैं तुम्हारी कुचेष्टा को। आप इसमें इफ्स एंड बट्स लगाइए और आप ये कहिए चौकीदार जो चोर है। या तो नारा बदलिए, या ये मत कहिए चौकीदार चोर है। ये गलत है, ये टेक्निकली भी गलत है, इथिकली भी गलत है, मोरली भी गलत है। ईमान, आप एक पूरी कम्युनिटी को चोर नहीं साबित कर सकते। जो ईमानदार है तो इसमें आप वो लगाइए, ऊपर एक स्टार लगवाइए और नीचे लिखिए जो ईमानदार चौकीदार है उनके बारे में नहीं कहा जा रहा। या राहुल गांधी हर रैली में बोले इस बात को। बिल्कुल।
आपकी सलाह मैं पहुंचाऊंगा बिल्कुल, और मैं सहमत हूं इस बात से, जो ईमानदार है उनका सम्मान हो और जो चौकीदार जो बेईमान है उनका अपमान हो। अब बेईमान कौन है पहले ये तो बताइए। जो ईमानदार है, राहुल गांधी एक मिनट राजू जेटली जी, जो ईमानदार है उनका सम्मान होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप राहुल गांधी को फिर से सुनिए। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं पीडी नकवी जी के पास, जो कि बीएसपी के सपोर्टर है। नकवी जी, आपको लगता है चौकीदार चोर है? देखिए, जो देश के अंदर कहा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो देश के हालात है, जिस रेफरेंस में कहा गया, उसके अंदर ये बात तो जवाब देनी होगी कि जो राफेल का डील हुआ वो उसके अंदर चोरी नहीं की गई, ये बात साबित करनी होगी। अब बिल्कुल हमें स्टेट पे बात करनी चाहिए। राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दी है कि उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। आप तो खुद जज रह चुके हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है? गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब दीजिए। आप गए सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं गए? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं क्या? केवल नारे लगाने के लिए बैठे हैं? जेपीसी बनाते तो सारी जेपीसी अखबारों में नहीं छपा था, बाद में आपका घोटाला साबित हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ अभय दुबे जी, आपको एक फैक्ट आते जो अखबारों में नहीं छपा होता। तो मैं मानता कि यहाँ कांग्रेस पार्टी खोजी विपक्षी पार्टी है, उसके बाद भी कुछ पॉइंट है सेटल करने के लिए आपको सत्ताधारी पार्टी के साथ। दीपक जी दीपक जी, देखिए, एक बड़े मीडिया हाउस ने इस बात का भी खुलासा किया था कि कैसे स्वर्गीय और ईमानदार मनोहर पर्रिकर जी का एक ऑडियो जारी हुआ। उन्होंने कहा कि फाइलें तो वहां मिलेगी नहीं, और वो दस्तावेज जब मिले तो सरकार को आपने खुद ने ओलट नहीं किया। जो डिसेंट नोट छपे हैं, देखिए, बिल्कुल सही, फर्जी लोग और किया, लेकिन सर्वोच्च अदालत के अधिकार ये रोज अदालत कह चुकी है, जहां पर भी इनको अंदर जाना होता है, जहां पर समन होता है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन होता है, मालूम है मेरे कॉल करके खुलासा होता है। ये नहीं चाहिए कि वो बीएसपी को भी शामिल करना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की जीत के रास्ते में कोई सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी है तो वो एसपी और बीएसपी है। हम इन दोनों पार्टियों को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं नकवी साहब आपसे जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि राफेल के अंदर जो कुछ हुआ या जो जानकारी सरकार ने उनको दी है वो सब ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्राइसिंग पर, उसकी कैपेसिटी पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया है। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप खुद चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा रिव्यू पिटीशन पड़ा हुआ है और उस पर हियरिंग हो रही है, एक डेट फिक्स है। तो ये बात हमें देखना होगी, ये अभी फाइनल नहीं हुई है चीज है। सवाल ये है कि अनिल अंबानी जी का उसके अंदर 30,000 करोड़ का ठेका मिलना बगैर किसी कंपनी बने 10 दिन नकवी साहब से संपर्क हमारा टूट गया। नकवी साहब, आपके कनेक्शन के साथ कुछ दिक्कत है, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। खान साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने सिर्फ इसी मुद्दे को सबसे बड़ी अपनी कैंपेन बनाकर एक स्ट्रैटेजिकल गलती की है, रणनीतिक भूल की है? देखिए दीपक जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जितने सवाल राफेल के ऊपर उठाए गए और जितनी देश में चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, वो कहते हैं हम ईमानदार हैं,
तो देश की जनता को आप मानते हैं बताने में प्रधानमंत्री ईमानदार है? वो कहते हैं। नहीं, आप मानते हैं प्रधानमंत्री ईमानदार है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम भी मान जाएंगे। नहीं, आप मानते हैं, आप मान जाएंगे नहीं, आप क्या मानते हैं प्रधानमंत्री ईमानदार है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को लोग कहते हैं ईमानदार हैं। लोग कहते हैं नहीं, आप क्या कहते हैं? मोहम्मद खान साहब क्या कहते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं? आप बताइए ना, साफ अपनी राय प्रकट करिए, आप अपनी राय प्रकट करिए ना। होते तो लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई होती 5 साल के अंदर। आप मुझे ये बताइए ना, देश क्या में आपको आप करप्शन के खिलाफ आए थे, करप्शन के अगर खिलाफ आप आए थे, ईमानदार होते की बात करें, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, या तो प्रधानमंत्री ईमानदार है या प्रधानमंत्री बेईमान है, बीच के नहीं हो सकते। आप क्या बताइए, या तो वो ईमानदार है या वो बेईमान है, एक शब्द बता दीजिए। हम बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि हम भी उनको जो है सलाम करते, जब इतने सवाल उठ रहे हैं। सलाम नहीं करते उनको? इतने आप सवाल उठ रहे हैं, या तो वो ईमानदार है या वो बेईमान है। क्या है, क्या है प्रधानमंत्री, क्या है प्रधानमंत्री का? जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का सवाल है, सवाल है एक बड़ी डील का, सवाल है एक करप्शन का। और देश की बड़ी पार्टी अगर पैसे का सवाल है एक बड़ी डील का, सवाल है करप्शन का। और देश की बड़ी पार्टी अगर तो सवाल उठा रही है, आप सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं तो सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, या तो प्रधानमंत्री ईमानदार है या वो बेईमान है। मोहम्मद खान साहब क्या मानते हैं? मैं आपसे, दीपक जी, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सवाल पूछना मेरा काम है। प्रधानमंत्री जी, मोहम्मद खान साहब, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम। प्रधानमंत्री जी मीडिया से क्यों बचते रहे आज तक? अरे कहाँ बच रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी मीडिया से बचे नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, या तो प्रधानमंत्री जी ईमानदार है या बेईमान है, ये बताइए क्या है? इस बात से शक पैदा होता है और सवाल खड़े होते हैं कि आप जो है, आप तो ट्रांसपेरेंट बनिए, मतलब बेईमान बोलने से साबित करिए, आपके पास मौका है। नहीं, देखिए, यहां सवाल इस बात का है कि हम तो इस तरह की भाषा का जो है, जैसे कि अभी दुबे जी आपको नहीं कह पाए, नहीं बता पाए, जिस शख्स ने अपने आप को चाय वाले से चौकीदार कहा, तो राहुल जी ने उनके बारे में जो भी कहा, जो समझदार हैं देश के लोग, वो समझ गए होंगे कि राहुल जी ने किसके लिए कहा है। यहां बड़ा सवाल ये है, अभय जी, मैं आपकी बात को कंप्लीट कर रहा हूं, जो चौकीदार हमारे देश का है, वो रात दिन मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, पूरी रात जागता है, बदहाल है। प्रधानमंत्री जी ने घंटे मेहनत करता है, 1500 रुपए से मेहनत करता है, 1500 रुपए से लेके 12,000 रुपए महीना कमाने वाला चौकीदार अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी ऑटो पे जाती है, माँ ऑटो पे जाती है के लिए, भाई दुकान पे जाता है और 18 घंटे काम करते हैं। उसी चौकीदार की बात हो रही है, राजीव, उसी चौकीदार की बात खान साहब, एक आखिरी कमेंट, 12,000 रुपए जो बनता है वही चौकीदारों का कर देते। 20-25 हजार रुपए अगर उनको मिल जाते चौकीदारों को, अभय दुबे जी को क्यों हम सलाम करते, हम सलाम करते। अभय जी को नहीं कह रहा मैं, देखिए, हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई देश की बीजेपी सरकार के खिलाफ है। अरे मायावती जी बोलते बोलते थक गई कि हमारी लड़ाई कांग्रेस के भी खिलाफ है। आप कह रहे कि हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। नकवी जी, क्या होगा आपकी पार्टी का, सोचिए जरा। ये कह रहे कि हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ। बहन जी जो कहती हैं, बहन जी की सड़क पे जब दीपक भाई आप भी चलते होंगे, यहाँ से आगरा जाते होंगे, तो एक बार तो, अरे बहन जी ने जो सड़क बनवाई, बहन जी ने बनवाई, बहन जी ने जो सड़क बनवाई, दीपक जी, जब आप उस पे से गुजरते होंगे दिल्ली से आगरा, तो एक बार बहन जी की याद जरूर आती होगी। और जब वहां से आगे का काम जो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ तक कहा, आज बीजेपी के लोग उस पर सफर कर रहे हैं। मोदी जी ने एक काम किया हो तो बताइए, मुद्दा उठाया था, मोदी जी ने एक काम किया हो, भ्रष्टाचार हुआ है, वो अखिलेश जी ने मुद्दा उठाया था कि सड़क पे भ्रष्टाचार हुआ है। नकवी जी, आखिरी कमेंट, क्या आपको लगता है चौकीदार चोर है कि कैंपेन उठाकर कांग्रेस ने गलती की? एक लाइन में जवाब, अफसोस वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं, मेरी राय में कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल उन्होंने सही कैंपेन है, सही डायरेक्शन में है, और इसका जवाबदेही बनती है। वो जवाब नहीं दे पाए प्राइम मिनिस्टर हमारे, और पूरी गवर्नमेंट बीजेपी की इस बारे में नाकाम हो गई। एक ही जगह फेल हुए मोदी जी, वह है राफेल के मुद्दे पर। चलिए ठीक है, इसी बात पर, इसी नोट पर हम इस बहस को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन हमने जो चौकीदार शब्द की बात करी, चौकीदार चोर है कि कांग्रेस के कैंपेन की बात करी, जाहिर सी बात है ये पूरे इलेक्शन में गूंजती रहेगी। लेकिन इस कैंपेन के काउंटर में जो मैं हूं चौकीदार कैंपेन लॉन्च हुई है, उसका कितना असर होगा
ये हम इस चुनाव के दौरान देखेंगे कि एक काउंटर कैंपेन किस तरीके से काम करती है। हमारा सर्वे ये कहता है कि मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन से लगभग 36% लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमारी इस खास पेशकश देश का मूड यानी इंडिया का मूड में आज के लिए इतना ही। अगले शुक्रवार फिर हम इस सर्वे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।